सीमा जी, आपका NSIS के ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको इतना अच्छा रैंक मिला है, इतनी अच्छी सफलता मिली है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैम, मेरा नाम सीमा चौधरी है। मैं आपके ही NSIS कोचिंग के रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ और मैं चाईबासा से हूँ। और मैंने इस बार की 11th 13 JPSC में 142वीं रैंक सिक्योर किया है और मुझे झारखंड वित्त सेवा अलॉट हुई है। तो ये आपके दिमाग में कब आया कि हमको सिविल सर्विस की ओर जाना है? मैम, ये कॉलेज डेज में या फिर बोले तो शुरुआत में स्कूल डेज में ही था। और लेकिन उस वक्त मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होने की वजह से बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ा। कुछ देर हुआ ज़रूर, लेकिन ये हमेशा से था। जो कि अधिकारियों की जो कार्यशैली होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, क्योंकि हमेशा मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। तो धीरे धीरे मेरा उस ओर रुझान हो गया और फिर किसी कैरियर ऑप्शन के बारे में मैं कभी सोच नहीं पाई। तो हमेशा से यही मन में था मेरे और कि मुझे बनना है जी। तो आपको तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सफलता मिला है, उसके लिए फिर से बधाई। ये बताइए कि PT मेंस इंटरव्यू 3 चरण होते हैं जी। जो PT की तैयारी आप क्या फर्स्ट टाइम 11th में हुआ, इससे पहले भी दे चुकी थी? नहीं मैम, मेरी पूरी तैयारी PT और मेंस दोनों की तैयारी, इवन इंटरव्यू की भी तैयारी मैंने इसी फेज में की है। अच्छा, इसके पहले कुछ भी नहीं था। इससे पहले कभी JPSC दी थी ना? मैंने दिया था 7 JPSC, लेकिन वो सिर्फ 1 महीने की पढ़ाई के बाद दिया था, तो उसमें PT नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। तो आप जो PT मेंस इंटरव्यू तीनों में आप NSIS से जुड़ी रही, तो ये बताइए कि PT की तैयारी के दौरान आप बहुत अच्छा स्कोर भी करी हैं जी। तो वो PT में क्या खास चीज़ों पर फोकस की? मैम, जैसा हमारा वीकली शेड्यूल होता था और सर जो वीकली टेस्ट करवाते थे हमारा टॉपिक वाइज एडिट हो जाएगा सर। मैम, सर जो हमें वीकली शेड्यूल देते थे और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस एक बार 4 दिन का कंप्लीट होता था और फिर जो वीकली टेस्ट होता था, मैंने उसका अलग से एक नोट्स बनाया था और उसको एग्ज़ाम से पहले मैंने ये अश्योर किया कि वो सब कुछ मैं रिवीजन करूं। इसके बाद जो सर ने PT के जस्ट पहले हमें बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज फैक्ट्स दिए थे, तो हम लोग उसको रेगुलर रिवाइज कर रहे थे, रेगुलर टेस्ट दे रहे थे और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने बहुत हाई स्कोर किया था। एकेडमी में भी और उधर ही बहुत अच्छा ही हुआ था, आयोग का भी। हाँ, वो तो आप सही बोल रही हैं। तो जैसे कि उसमें पेपर सेकंड पे आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन रहा, पेपर फर्स्ट पे या दोनों पे? PT में अगर बोलो तो 70% मेरा पेपर 2 पे था और उसके बाद पेपर 1 पे था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 110 क्वेश्चन जो है PT में पेपर 2 से ही आना है। उसका कोई भी सेक्शन मैंने छोड़ा नहीं था। ऐसा मैंने किसी को ऐसा नहीं था कि कोई कम वेटेज वाला है तो उसको कम पढ़ो। सारा सेक्शन मैंने कंप्लीट किया था पेपर 2 का। और पेपर 1 का जो सर बोलते थे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा ध्यान देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। तो जब आप मेंस, जैसे आपका है 4 पेपर आपको मेंस लिखना था, तो GS पेपर के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहा मेंस लिखने में चारों पेपर में? मैम, सर बोलते थे नोट मेकिंग, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम था। तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जो सर मेरे लिए सबसे बड़ा ये वरदान एक तरह से हो गया कि मुझे सारा रिटन नोट्स मिल गया था ऐप पे। तो मैं जब हमारा क्लास शाम में होता था उसके पहले मैं सारा जो हमारा उस दिन का जो भी शेड्यूल में होता था, जो भी टॉपिक होता था, उसको मैं ऐप से ही देख के याद कर लिया करती थी, लिखती नहीं थी उसको उस वक्त। और क्लास के बाद जब घर के काम खत्म हो जाते थे रात में लगभग 12 बजे से, मैं उसको शॉर्ट नोट्स बनाती थी। और अगले दिन जो हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग होती थी वो मैं सुबह सुबह काम करते वक्त उसको सुना करती थी। तो विदिन 12 आवर्स एक ही टॉपिक को 3 बार रिवाइज करने के कारण ये मतलब लंबे समय तक मुझे याद रहता था। बाद में भी सर पूछते थे तो वो सब याद रहता था और मुझे लगता है कि ये बाद में बहुत फ्रूटफुल रहा मेरे लिए, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। तो जैसे कि आप क्वेश्चन आंसर जब आप लिखी तो आंसर में किस किस चीज़ पर फोकस की जिससे आपका आंसर परफेक्ट हो, आइडियल हो, लोगों से अलग हो? मैंने आंसर में जो भी स्टैंजा था उसको बहुत लंबा कभी नहीं किया, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया और जो सर भी डेटा फैक्ट्स बताते थे कि बहुत ज़रूरी है उसको मैंने अलग से मेंशन किया था शॉर्ट नोट्स में, उसको इंक्लूड किया। और जो इंट्रो है उसको बहुत मैंने हमेशा ही अच्छा रखा है। हर क्वेश्चन के आंसर जो भी मैंने आयोग के आंसर्स लिखे हैं, हर क्वेश्चन के आंसर मेरा इंट्रो जो है बहुत अच्छा था
कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव वे में था, और ये सारे आंसर्स में मैंने फॉलो किए हैं। अच्छा, तो आप जैसे कि टारगेटेड क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस की या फिर कंप्लीट सिलेबस पे ध्यान दें? कंप्लीट सिलेबस, टारगेटेड फोकस जो होता है, टारगेट जो नोट्स था हमारा, बाद में जो टॉपिक्स था उसको कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाने के बाद जस्ट एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत उसको रीडिंग, ताकि वो छूट ना जाए। कोई सर अगर बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है तो वो इम्पोर्टेंट है, हाँ। तो किसी भी हालत में वो छूटे ना। वैसे तो कंप्लीट था मेरा, फिर भी एक नज़र उसको मैंने देखा था एग्जाम से पहले। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, उसमें आप किस चीज़ को चूज़ की? मैं मिडिवल हिस्ट्री था और झारखंड का था हिस्ट्री में, तो उसमें आप बेहतर लिख पाए। तो हिस्ट्री लिखना और साइंस लिखने दोनों में डिफरेंस होता है। कैसे दोनों को डिफरेंट तरीके से लिखी आप? मैम हिस्ट्री में जो हमारा क्वेश्चन होता है वो 40 मार्क्स का होता है और साइंस का 32 मार्क्स का। हिस्ट्री में हम लोगों को लिखना ज़्यादा होता है, वो सब्जेक्टिव थोड़ा आंसर जो लंबा होता है, और साइंस में आपके पास मौका होता है कि आप वहाँ पे ज़्यादा चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, डायग्राम ऐड कर सकते हैं, तो वो इजी था ज़्यादा। साइंस मेरे लिए आंसर लिखना ज़्यादा इजी था। और हिस्ट्री का मिडाइवल का था, मेरा प्रॉब्लम हमेशा से ही रहा है, अभी नहीं, उसका फैक्ट्स स्किप हो जाता है। इसी वजह से जो सिनॉप्सिस सर बोलते थे बनाने की, वो सिर्फ मैंने मिडाइवल हिस्ट्री का ही बनाया था, और पॉलिटी का कुछ आर्टिकल वगैरह उस सारा का मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं बनाना चाहिए, अगर आपके पास वक्त है किसी के पास तो उसको ज़रूर बनाना चाहिए, बहुत काम आता है बाद में। मेरे पास वक्त की बहुत कमी थी, तो जितना हो पा रहा था उतना ही मैं करती थी। तो चूँकि आप जैसे बोली कि वक्त की बहुत कमी थी, तो आप कौन सा प्रोसेस फॉलो की जिससे आप रेगुलर रिवीजन करती रही टॉपिक को? शॉर्ट नोट्स जो हम लोग बनाते थे रात में, जो मैंने कहा क्लास खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स, उसकी कॉपी मेरी अलग थी। हाँ। और वीकली या फिर जब हमारा वीकली टेस्ट होता था उस वक्त उसको मैं रिवाइज करती थी, और बाद में वीकली टेस्ट को भी मैं रिवाइज करती थी। एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन सर देते थे तो मुझे पता होता था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं ज़रूर रिवाइज करती थी एग्जाम से पहले। चलिए, तो बहुत अच्छी बातें हैं। ये बताइए सीमा जी कि आप मेंस लिखी और पीटी लिखी, मेंस लिखी, इसके बीच में गैप बहुत कम मिला है ना, 3 महीने का गैप था। तो आपकी पूरी तैयारी पीटी से पहले हो चुकी थी या फिर कुछ आपने बाद में किया? कैसे किए आप? लगभग पूरी तैयारी हो चुकी थी मैम, लेकिन इकोनॉमिक्स का कुछ सेक्शन मेरा बच गया था, क्योंकि बीच में 15 दिन मैंने निजी कार्य की वजह से ब्रेक लिया था, तो उसको मैंने बाद में किया है, जो मेंस एग्जाम से जस्ट पहले किया है। लेकिन ज़्यादातर सेक्शन जो था मेरा वो पहले से कंप्लीट था। तो जैसे आप रेनेसा IAS की रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आप बताइए कि यहाँ का जो मटेरियल है आपके लिए कितना लाभदायक रहा? मेरा 100% मटेरियल यहीं का था, मैंने कहीं से कुछ भी नहीं खरीदा है। इवन 100% मैंने फॉलो भी नहीं किया, 70 to 80% फॉलो किया होगा, तो ये मोर देन इनफ है मैम, और कहीं से कुछ मैंने नहीं लिया था। अच्छा, तो जैसे कि देखिए ये तो ऑनलाइन सेवा दी जाती है, ऑनलाइन तरीके से पढ़ा जाता है, तो ऑनलाइन कोचिंग दूरस्थ बैठी महिला, हाउसवाइफ या वर्किंग पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा है? किसी तरह से जो मैंने अपना नाम फाइनल लिस्ट में दर्ज करवाया है, तो इसका पूरा क्रेडिट आपके और सर के ऑनलाइन कोचिंग को ही जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही जाता है। तो अगर कोई समझना चाहे तो मैं एक एग्जाम्पल हूँ इस बात की कि अगर आप ऑनलाइन भी डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करते हैं और आपको एक अच्छे गाइड मिल जाते हैं तो आपका रिजल्ट फिर कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, तो अच्छी बात है। ये बताइए कि इंटरव्यू का जो टाइम रहा आपका, 1 साल का गैप मिल गया, बहुत लंबा, हालांकि इतना मिलना नहीं चाहिए था बट मिला। तो इस चीज़ को आप कैसे यूटिलाइज की? कैसे, यहाँ से तो आप रेगुलर जुड़ी रही, यहाँ जो भी आपको इंटरव्यू के लिए गाइड किया गया वो कितना आपको फ्रूटफुल रहा आयोग के समक्ष खड़ा होने में? मैम उस वक्त का जो माहौल था, वो 11 महीने का जो समय था, बहुत इम्पेशेंट भरा समय था, लोग इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन हम लोग चूँकि सर के साथ जुड़े हुए थे, सर का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे काम आया कि रिजल्ट तो आएगा ही कुछ दिन में। तो हम लोगों ने रेगुलर अपने आप को करंट अफेयर्स में अपडेटेड रखा, और जो भी सर ने किया कहा उसको फॉलो करते रहे हम लोग। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो धैर्य हमने नहीं खोया था, और लास्ट में वो हमारे काम आया। धीरे धीरे हमने जो प्रिपरेशन किया था इंटरव्यू का, मैं जब आयोग के समक्ष थी तो मैं एक वक्त के लिए भी असहज नहीं थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, और मेरा इंटरव्यू 10 से 12 मिनट ही चला था। और जो मेरा चेयरमैन सर का बोर्ड था, और सर बहुत पॉजिटिव वे में मिले मुझसे, और मुस्कुरा के उन्होंने मुझे लास्ट में विदा भी किया था।
तो बहुत ही पॉजिटिव जो रहा वो एक्सपीरियंस रहा मेरा, और लगता है कि उसका क्रेडिट उसी फेज़ को जाता है जो मैंने लंबे समय तक तैयारी की है उसकी, तो वो बहुत अच्छा रहा। ये बताइए कि ये जो लंबा टाइम हो जाता है 2 साल 2.5 साल, इतना टाइम खुद को मोटिवेटेड रखने में क्या क्या आप प्रोसेस फॉलो की? क्योंकि चारों तरफ सोशल मीडिया है, नेगेटिविटी का माहौल है, डिस्ट्रैक्शन हजार है, कैसे खुद को एक जगह कंसंट्रेट रखें? ये तो अगर कैंडिडेट है मैम, अगर वो इसके सीरियस कैंडिडेट हैं तो उनको पता है कि जेपीएससी कुछ वक्त लेती है। हम लोग ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे ये ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये भी देखते हैं कि सिलेबस बहुत वास्ट है, पीटी का है, मेंस का है, उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए है। तो अगर आप उधर भटकेंगे नहीं, सोशल मीडिया में जो डिफरेंट वीडियोस वायरल होते रहते हैं, आप उधर अगर ध्यान न देकर अपने स्टडीज़ पे फोकस्ड रहेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये 1.5-2 साल का समय है तो वो भी कम है। सही बात है। तो मैं गुजारिश करूँगी कि उस ओर ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान दें, तो ये बात पॉजिटिव रहेगा सबके लिए। तो आप जैसे तैयारी के लिए संदर्भ में बताएं, आप ये बताइए कि इस दौरान आपने रीजनल पेपर किसको रखी हैं आप? मैम खोटा था मेरा रीजनल पेपर। खोटा रखने के पीछे क्या कारण था और क्या स्ट्रेटजी अपनाई खोटा में बेहतर परफॉर्म करने के लिए? क्योंकि उसमें आपका बेहतर मार्क्स है, जैसे आप लिस्ट में हैं। मैम खोटा में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था सीजीएल एग्ज़ाम के कारण। अच्छा। मैंने कुछ समय तक सीजीएल का प्रिपरेशन उस वक्त किया था जब हिंदी और इंग्लिश उसमें एडेड नहीं था, लेकिन मेरे उसमें 2 ही लैंग्वेज ऐसे थे जो मैं समझ सकती थी, एक था नागपुरी, एक खोटा। दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखा तो ये पाया कि खोटा जो लैंग्वेज है वो मेरी मातृभाषा से बहुत कुछ मिलता जुलता है, और भी लैंग्वेजेस कुछ हैं जो मैं समझती हूँ, बोल सकती हूँ, उनसे मिलता जुलता है। तो मुझे ये कहीं से नहीं लगा कि खोटा मेरे लिए एलियन लैंग्वेज है। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं जहाँ रहती हूँ कोल्हान रीजन में वहाँ का ये लैंग्वेज नहीं है, जाना पहचाना से लगा। और मैंने थोड़ी सी मेहनत की, कुछ बुक्स मैंने बाज़ार से ख़रीदे और ग्रामर के और वोकेबलरी के, और उसकी हेल्प से मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन किया। और फिर यूट्यूब में कुछ एक चैनल्स हैं जो खोटा के बहुत अच्छे जो वीडियोस है प्रोवाइड करवाते हैं, तो मैंने उनसे कुछ सीखा आंसर राइटिंग की जो स्ट्रेटजी है, और फिर मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी फॉर्म की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने रिपीटेडली आंसर्स लिखे हैं उसके, और फिर एग्जाम में मैं बहुत सहज थी, मुझे लगा ही नहीं कि खोटा मेरा लैंग्वेज नहीं रहा है कभी। तो इतने दिनों तक आप जो तैयारी की, आप अब क्या चुनौती को देखती हैं? क्योंकि आप एक हाउसवाइफ भी रही हैं, तो यहाँ तक सफल होने में बहुत सारी चुनौतियों को आप पार की हैं, तब आई हैं। तो आपके लाइफ में क्या ऐसा प्रॉब्लम्स आया कि जिसके कारण आपको समय कम लगता है? कैसे ऐसे मतलब आप बोल पा रही हैं कि समय का प्रॉब्लम रहा आपको? क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी, और ये तो मतलब बहुत बड़ा सत्य है कि जब आप संघर्ष के दौर से गुजर रहे होते हैं तो आप अकेले होते हैं, ये सबके साथ ही होता है मैम। मेरे साथ भी यही हुआ, और आगे भी लोग अगर अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसको पाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उनको संघर्ष अकेले करना पड़ेगा। तो मुझे शिकायत तो किसी से नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे पास वक्त की कमी उसी वजह से थी, घर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी, मैनुअली मुझे सब कुछ करना पड़ता था। तो ये जो आपका संघर्ष है वो बाकी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि हाउसवाइफ अगर मेहनत करें, सही तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, तो 4 से 5 घंटा शायद निकाल सकती हैं, है ना, 4 घंटे। तो एक हाउसवाइफ जिसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैक्सिमम कितने घंटे अगर ध्यान दें पर डे रेगुलर बेसिस पे, तो वो इस यहाँ तक आ सकती हैं आपके हिसाब से? 6 से 7 घंटे निकाला जा सकता है अगर आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं। जैसे हम लोग सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत सारी हमारी फ्रेंड्स होती हैं, फ्रेंड सर्कल होते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है, हम लोग रिलेटिव्स के घर जो है विजिट करते हैं। अगर आप उन सब चीज़ों से दूर हो जाएं तो मुझे लगता है कि 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पे आपके पास वक्त होगा ही होगा। हाँ, ये पर्व त्योहार पे थोड़ा सा कम हो जाता है, और जब रिलेटिव्स आपके घर विजिट करेंगे तब भी आपकी पढ़ाई इफेक्टेड होगी। लेकिन अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए, बाकी समय पे अगर आप फोकस वे में तैयारी करें तो 6 से 7 घंटे बिल्कुल एक दिन में निकल सकता है। हाँ, ये तो आप सही बोले कि अगर मैनेज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए तो निकला, और उसका परिणाम है कि आपका रिजल्ट है। तो आने वाली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दूरस्थ में है ना, क्या वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपना करियर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं मैम, और ये बेस्ट ऑप्शन है मुझे लगता है, घर में रहते हुए
घर की चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए और पढ़ाई भी करना, ये दोनों ही पॉसिबल हो सकता है। और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैंने किया है तो मैं सोचती हूँ कि सभी कर सकते हैं। तो अगर जैसे कोई आपसे कहे कि रेनेसा आईएएस से जुड़ना है, आप कौन कौन से यहाँ के बारे में आपको अच्छाई लगी, जो जिसके कारण लोगों को जुड़ना चाहिए, कुछ आपको लगा कि हाँ कुछ ठीक है? सर मैम, जो यहाँ पे डेली आप लोग वीकली शेड्यूल देते हैं, मतलब सप्ताह में एक दिन, उस चीज़ की वजह से एक डिसिप्लिन आया मेरी पढ़ाई में। वक्त मेरे पास पहले भी था लेकिन मैं पढ़ती नहीं थी, क्योंकि एक शेड्यूल होने से ना प्रेशर होता है पढ़ाई का कि मुझे वो टॉपिक कंप्लीट करना है। तो पहला तो वो चीज़ था मेरे लिए बहुत अच्छा। दूसरा ये चीज़ जो है कि जेपीएससी का जो मटेरियल है, मैंने ऐसा नहीं है कि कहीं और का नहीं देखा है, बिल्कुल देखा है। 7 जेपीएससी में मैंने पीटी से पहले 1-2 बुक इधर उधर का मेंस का लिया था, क्योंकि मुझे स्ट्रेटजी पता नहीं थी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैंने बाद में कंपेयर किया कि जो मुझे यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिला है वो टू द पॉइंट है, मतलब एक लाइन एक स्टैंजा भी एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल वही है जो आपको टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये 2 चीज़ जो है जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट हुआ है। तो जैसे आप सफलता आपको मिला है, आपको क्या लगता है कौन कौन सी गलती स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनको सफलता मिलने में देर होती है? वो गलतियाँ आपको लग रहा है कुछ समझ में? जी मैम, एक साथ बहुत सारे लक्ष्य को चेज़ करना, ये भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे टाइम वेस्ट होता है, फोकस जो है हमारा इधर उधर शैटर्ड होता है। तो उससे बचना है। अगर आपने एक चीज़ को फोकस कर लिया है तो आप उस पर विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, सेल्फ डाउट से दूर रहिए, और एक ही चीज़ को आप बहुत अच्छे से करेंगे तो वो ज़रूर कंप्लीट होगा। तो भटकाव से बचना है। अगर आपने जेपीएससी सिविल सर्विसेज को टारगेट किया है तो आप सिर्फ जेपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़िए, ये नहीं कि दूसरा एग्जाम का फॉर्म आया तो आप उसको भी फिल कर रहे हैं। हाँ, कर भी सकते हैं, अगर मन है तो करिए, लेकिन उसी चीज़ को पढ़िए जो कि सिलेबस कॉमन है, क्योंकि अल्टीमेट एम आपका यही होना चाहिए। तो एग्ज़ाम देने से आप रिदम में ज़रूर बने रहेंगे, लेकिन अगर आप किसी और तरफ फोकस होंगे तो फिर वो भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा। तो जैसे कि आप जीपीएससी के लिए आप डेडिकेटेड थी, जीपीएससी पढ़ी, आप ये बताइए कि इस दौरान आपके फैमिली है ना कि क्या प्रतिक्रिया रही जब आपको सफलता मिला? सफलता मिलने के बाद तो सभी मुझसे ज़्यादा खुश हैं। हाँ। मुझसे ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं घर पे हूँ, मेरी डेली रूटीन पहले की तरह है, खाना बना रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ, लेकिन बाकी सारे लोग जो है पार्टी में लगे हुए हैं, घर से बाहर हैं। किनको आप अपने फैमिली मेम्बर्स में किनको अपना श्रेय देना चाहेंगी कि उनकी वजह से आप आज यहाँ हैं? सबसे पहला श्रेय फैमिली मेम्बर्स में तो मेरी माँ को जाएगा। सही बात है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही मुझे पॉजिटिव रखा है। उन्होंने कहा है कि ठीक है बेटा, घर का काम है कर लो, लेकिन पढ़ाई भी करो, घर का काम हो जाएगा बाद में भी। ये जो मेरे अंदर था कि घर का काम बाद में भी हो जाएगा, ये मेरी माँ से आया है कि पहले पढ़ लो, घर का काम होता रहेगा। ये चीज़ मैंने थ्रू आउट फॉलो किया है। लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि मतलब जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही है, साफ सफाई वगैरह थोड़ा जो है वो हैम्पर्ड होता था, लेकिन ठीक है वो मैंने रखा पीछे, क्रिटिसिज्म को भी अवॉइड किया और पूरा फोकस अपने स्टडीज़ पे रखा। पहला क्रेडिट मेरी माँ को, फिर दूसरा मेरे हस्बैंड हैं, उनको भी जाएगा। वो नेगेटिव, मतलब वो अपने आप को बोलते हैं कि मैंने नेगेटिवली सपोर्ट किया है तुमको, नेगेटिवली मोटिवेशन दिया है। बोलता है तुमसे नहीं होगा, तो तुमको लगता था कि हाँ मेरा अब बिल्कुल होगा, क्यों नहीं, आप प्रूफ करके दिखाएं। हाँ प्रूफ। तो अब वो बोल रहे हैं कि उस तरह से मेरा मोटिवेशन था तुमको। फिर मेरा भाई है, उसने हमेशा ये बोला कि दीदी तेरा नहीं होगा तो और किसका होगा। सही बात है। तो ये हैं लोग। मेरी भाभी हैं, वो जब से आई हैं 1 साल ही हुआ उनकी शादी को, उन्होंने जितना मुझे जाना है, दीदी आपका ज़रूर होगा, उसने हमेशा ही कहा दीदी आपका होगा, किसी और का होना हो आपका ज़रूर होगा। मतलब पूजा पाठ इधर उधर जो भी मन्नत मानते हैं उसने मेरे लिए माना है, और अभी वो बहुत खुश है, बताते रहते कि ये मन्नत है वो मन्नत है, पूरा करना है। तो इन सबका सहयोग है मेरे पीछे। सही बात है। तो आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ये बताइए, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या फिर आप और आगे भी जाना चाहेंगी या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहेंगी, या फिर आप सिर्फ अपने काम पे जो आपका ऑफिस वर्क होगा उस पर फोकस करेंगी? मैम मेरा वैसे तो फर्स्ट चॉइस एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन जेएफएस मिला है और उस दिन से मैंने कुछ रिसर्च किया इस बारे में, तो इसका जो जॉब नेचर है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और जो भी फील्ड है, जो भी वर्क है, टैक्सेशन से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, वो मुझे बहुत फैमिलियर लग रहा है, क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ। इनकम टैक्स की मैंने पढ़ाई की है, ऑडिटिंग हमारे सिलेबस में था, डिफरेंट टैक्सेस के बारे में हमने पढ़ा है।
तो ये सब कुछ बहुत फैमिलियर लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं अब यहीं रहना चाहूँगी और संतुष्ट हूँ अपने राइट से, अपने जॉब से। चलिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका भविष्य बहुत स्वर्णिम होगा। आप अपने कार्यों से झारखंड को आगे ले जाएंगी, पूरी कोशिश रहेगी। हाँ, और जितने भी आने वाले अभ्यर्थी हैं आपके संघर्ष को सुनेंगे, समझेंगे और वो आगे आएंगे, है ना। कोई मैसेज देना चाहें न्यू अभ्यर्थियों को अपनी तरफ से? अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जेपीएससी के लिए आना है, तो अगर आप कहीं से नहीं जुड़े हैं और आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं खुद से, तो आप सर के साथ जुड़िए। और सर से अच्छा प्लेटफॉर्म जेपीएससी के लिए मुझे नहीं लगता कि अवेलेबल है। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देखा है, लोगों से बात किया है, और मैं एक बार जब जुड़ी तब मैं रेगुलर यहीं जुड़ी रही। मेंस का एग्ज़ाम जब हमारा हो गया और 6 महीने तक रिजल्ट नहीं आया, मैंने 14 जेपीएससी के लिए भी एनरोल किया, और पीटी में भी किया, मेंस में भी किया। और 23 तारीख तक मुझे याद है 25 को रिजल्ट आया है। जो 23 तारीख को मैं बैठ के साइंस का ग्रुप डी अच्छे से पढ़ रही थी, और ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में एक जो आर्टिकल कुछ दिन पहले आया था वो मैंने अपने नोट में भी ऐड किया और ग्रुप में भी शेयर किया था। तो मैं रिजल्ट का वेट नहीं कर रही थी, मुझे सर पे विश्वास था, अपने मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड पे विश्वास था। मैंने कहीं और ऑप्शन दूसरा देखा ही नहीं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो पूरी तरह से फोकस्ड होकर तैयारी करिए, जीत आपकी ज़रूर होगी। बहुत बहुत बधाई फिर से। थैंक यू मैम। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो अब हमेशा ही रहेगा, ये लाइफ टाइम का रिलेशन है। भविष्य में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपसे जूनियर आएंगे, आपके सहपाठियों में सबको सपोर्ट कीजिए, जब भी ज़रूरत है आइए, है ना, ज़रूर। और सबको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। और महिलाएं आपको देखकर आगे आए, है ना। गर्ल्स लोग को आगे आना चाहिए प्रशासन में, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं और बच्चियां हैं वो अलग अलग तरह से जो समस्याएं फेस करती हैं, वो हम अगर महिलाएं हम लोग बेटर तरीके से समझ सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल वे में हम लोग उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो ज़रूर लड़कियों को और महिलाओं को आगे आना चाहिए और प्रशासन में भागीदारी अपनी देनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई।